प्रिय विद्यार्थियों, पर्यावरण अध्ययन एक अनिवार्य विषय के रूप में यूजीसी के निर्देशानुसार लगभग सभी सामान्य स्नातक पाठ्यक्रमों में देश के सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है। यह इस विषय की महत्ता का ही परिणाम है कि नियामक संस्था ने सभी विद्यार्थियों के लिए इसे एक अनिवार्य विषय के रूप में प्रतिपादित किया है। सभी विश्वविद्यालयों में अपने नियमों व उपनियमों के आधार पर इस विषय को स्वीकार किया है। थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ निम्न इकाइयों में पाठ्यक्रम को बांटा गया है। इकाई संख्या 1, पर्यावरण अध्ययन की बहुआयामी प्रकृति, परिभाषा, दायरा व जनसाधारण में जागरूकता की आवश्यकता। इकाई 2, प्राकृतिक संसाधन। इकाई 3, पारिस्थितिकी तंत्र। इकाई 4, जैव विविधता एवं संरक्षण। इकाई 5, पर्यावरण प्रदूषण। इकाई 6, पर्यावरण के सामाजिक सरोकार एवं इकाई 7, मानव जनसंख्या एवं पर्यावरण। आज प्रथम इकाई से यह शिक्षण क्रम प्रारंभ होगा और 7वीं इकाई तक जाएगा। प्रथम प्रयास के रूप में आज पर्यावरण अध्ययन बहुआयामी प्रवृत्ति, परिभाषा, दायरा एवं जनसाधारण में जागरूकता की आवश्यकता को पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले पर्यावरण विज्ञान की परिभाषाएं यदि देखें तो आइंस्टीन के अनुसार सभी चीज़ें जो मैं नहीं हूँ पर्यावरण हैं, अथवा अपने से बाहर जो कुछ भी है वह पर्यावरण है। इसी प्रकार किसी जीव के चारों ओर फैली हुई भौतिक व अजैविक एवं जैविक कारकों से निर्मित जिसमें वह निवास करता है उसका पर्यावरण होता है। अथवा दुनिया जिसमें हम रहते हैं ब्रह्मांड का एक भाग है जिसमें वायु, जल, मृदा, सूर्य, चंद्र तथा अन्य ग्रह पाए जाते हैं। पृथ्वी पर पादप, जंतु, पहाड़, रेगिस्तान, समुद्र आदि पाए जाते हैं जो कि संयुक्त रूप से प्रकृति का निर्माण करते हैं। यह प्रकृति जो कि हमसे संबंधित है हमारा पर्यावरण कहलाती है। अर्नेस्ट हैकल के अनुसार किसी भी जंतु के संपूर्ण कार्बनिक व अकार्बनिक वातावरण के आपस के संबंध को पर्यावरण कहते हैं, जिसमें जैविक व अजैविक घटकों के रूप में पेड़ पौधे, जीव जंतु व अन्य प्राकृतिक घटक आते हैं। चार्ल्स एल्टन के अनुसार समस्त जीवधारियों और उनके संपूर्ण वातावरण के संबंधों का अध्ययन पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। पर्यावरण समस्त सामाजिक, भौतिक व रासायनिक कारकों का योग है जो सभी जीवों के चारों ओर एक आवरण के रूप में उपस्थित होता है। यह सभी दशाओं, प्रणालियों एवं प्रभावों का योग है जो कि जीवों प्रजातियों के विकास, जीवन व मृत्यु को प्रभावित करता है। पर्यावरण में किसी भी परिवर्तन का प्रभाव मानव सहित सभी जीवधारियों पर पड़ता है। यदि पर्यावरण की अवधारणा के बारे में बात की जाए, कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट, जीव स्वतः नियंत्रित, स्वचालित होते हुए भी वातावरण के कारकों पर निर्भर करते हैं, जिन्हें मूलतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 जैविक कारक और नंबर 2 अजैविक कारक। जैविक कारकों को अगर देखें तो इसमें जीवाणु, विषाणु, पेड़ पौधे, जंतु एवं मानव इसके अंदर आते हैं। एक स्थान विशेष में रहने वाले जीवों व वनस्पतियों में
परस्पर निर्भरता व संबंध रहता है, जो कि आहार श्रृंखला के रूप में क्रिया व प्रतिक्रिया के रूप में भी देखा जा सकता है। ये संबंध अंतःजातीय संबंध हो सकते हैं या अंतर्जातीय संबंध हो सकते हैं। जहाँ तक जैविक कारकों का सवाल है, इसमें भौतिक कारक, रासायनिक कारक, पर्यावरणीय कारक तथा वातावरणीय कारक आते हैं। अब इन कारकों को कुछ विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। सबसे पहले अंतःजातीय संबंध। अंतःजातीय संबंध एक विशेष प्रजाति के सदस्यों के बीच में पाया जाता है, जिसका दो कारण होते हैं। पहला है भोज्य स्पर्धा इनके अंदर पाई जाती है और दूसरा जनन स्पर्धा पाई जाती है। भोजन के साथ साथ आवास स्पर्धा भी कभी कभी पाई जाती है, क्योंकि एक प्रजाति के सभी जंतुओं का भोजन समान होता है, रहने का स्थान भी समान होता है, इसलिए इसके सभी सदस्यों के अंदर भोजन के लिए व आवास के लिए प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। इसी प्रकार से एक प्रजाति के जीवों में जनन की क्रिया भी नर व मादा के अंदर पाई जाती है, जिसके कारण भी नर जंतुओं व मादा जंतुओं में प्रतिस्पर्धा देखी गई है। अंतर्जातीय संबंध के बाद में यदि हम अंतर्जातीय संबंध की बात करें तो दो या दो से अधिक जातियों के बीच में जो संबंध पाया जाता है उसे अंतर्जातीय संबंध के नाम से जाना जा सकता है। इस अंतर्जातीय संबंध को यदि और विस्तृत रूप से देखा जाए तो यह दो रूपों में हो सकता है। नंबर एक, सहयोग के रूप में और दूसरा असहयोग के रूप में। सहयोग के रूप में जो संबंध पाया जाता है उसे सहजीविता कहते हैं या सिम्बायोसिस कहते हैं, और असहयोग के रूप में जो पाया जाता है उसे विरोध या एंटागोनिज्म के नाम से जाना जाता है। अब सिम्बायोसिस या सहजीविता की बात करें तो यह आहार, आश्रय, आधार, अधिगमन के लिए होता है तथा यह दो प्रकार का हो सकता है, विकल्पी व अविकल्पी। सिम्बायोसिस को, सहजीविता को पुनः दो भागों में बांटा गया है। पहला है सहोपकारिता, जिसे म्यूचुअलिज्म के नाम से इंग्लिश में जानते हैं। दूसरा सहभोज्यता, जिसे कॉमनसिलिज्म के नाम से जानते हैं। अब म्यूचुअलिज्म के विषय में कुछ उदाहरणों के साथ स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। म्यूचुअलिज्म के अंदर दो प्रकार के संबंध हो सकते हैं, अविकल्पी और विकल्पी। पहले अविकल्पी संबंध को चार उदाहरणों के साथ में समझाने की कोशिश करते हैं। पहला है, दो पक्षों के बीच में यह संबंध होता है। ये दोनों पक्ष, दोनों प्रजातियां आपस में पूर्ण रूप से जीवन पर्यंत जुड़ी रहती हैं, जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और लिग्यूमिनेसी कुल के सदस्य। इस प्रकार के संबंध में दोनों प्रजातियों को लाभ होता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लिग्यूमिनेसी फैमिली की जड़ों के अंदर पाया जाता है नोड्यूल्स के रूप में, तथा यह वातावरण की नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देता है और अमोनिया अंततः पादपों द्वारा ग्रहण कर ली जाती है और किसी न किसी रूप में प्रोटीन बनाने में सहायक होती है। अतः यह नाइट्रोजन जो वातावरण के अंदर पाई गई थी उसे बैक्टीरिया ने कैप्चर किया, अमोनिया के अंदर परिणत किया, जो खाद के रूप में उन प्लांट्स को प्राप्त हो गई। प्लांट्स को ये लाभ हुआ कि बैक्टीरिया ने भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराया और बैक्टीरिया को ये लाभ हुआ कि उसे अपने आवास और भोजन की व्यवस्था इस पादप प्रजाति के साथ में मिली। दूसरा उदाहरण है हरित हाइड्रा और शैवाल का, जूक्लोरेला और हाइड्रा। हाइड्रा के अंतः कोशिकाओं में एक शैवाल पाया जाता है जिसे जूक्लोरेला कहते हैं। जूक्लोरेला हरे रंग का शैवाल है जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, जो कि हाइड्रा के लिए उपयोगी है। और हाइड्रा अपने भोजन के साथ में कुछ भोज्य पदार्थ और न्यूट्रिएंट्स लेके आता है, जिसके ऊपर की जो जूक्लोरेला आहार और आवास के रूप में हाइड्रा के ऊपर निर्भर करता है। तीसरा उदाहरण है दीमक व ट्राइकोनिम्फा। दीमक की आहार नाल के अंदर एक प्रोटोजोन पाया जाता है जिसे ट्राइकोनिम्फा कहते हैं। ट्राइकोनिम्फा एक सूक्ष्म जीव है जो कि
बहुत छोटे आकार का है। घंटी के आकार का यह जीव आहार नाल में रहता है और दीमक द्वारा खाई गई सेल्यूलोज का पाचन करता है, जबकि दीमक जो है इस प्राणी को आहार एवं आवास प्रदान करती है। अतः दोनों प्रजातियां दीमक व ट्राइकोनिम्फा एक दूसरे की पूरक हैं, एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, दोनों को लाभ होता है। इसी प्रकार से चौथा उदाहरण है हर्मिट क्रैब एवं सी एनीमोन। हर्मिट क्रैब समुद्र में पाए जाने वाला जीव है जिसके ऊपर सी एनीमोन सिलेंट्रेट जो है वो पाया जाता है। हर्मिट क्रैब गतिशील जंतु होने के कारण समुद्र के तल वाले भाग पर घूमता है, जो कि सिलेंट्रेट सी एनीमोन को आहार की विस्तृत रेंज प्रदान करता है, और जबकि सी एनीमोन हर्मिट क्रैब को अपने निमेटोसिस्ट के कारण सुरक्षा प्रदान करता है। अतः इन चार उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि यह अविकल्पी संबंध ऐसा संबंध है जिसमें जीवन पर्यंत दोनों प्रजातियां एक दूसरे के साथ में रहती हैं तथा दोनों प्रजातियों को इसमें लाभ होता है। अंतर जातीय संबंध विकल्पी भी हो सकता है। विकल्पी संबंध यह है कि थोड़े समय के लिए दोनों प्रजातियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तथा दोनों को लाभ पहुंचाती है। इसके दो उदाहरण हैं। पशुओं के शरीर पर कभी कभी कुछ पक्षी पाए जाते हैं जो उनके शरीर में पाए जाने वाले पैरासाइट, कुछ परजीवी हैं, टिक्स तथा माइट्स आदि, उनका भक्षण करते हैं। ये टिक्स व माइट्स इन पशुओं को का रक्त चूसने वाले जीव हैं जिनको खाने से पशुओं को लाभ होता है और पक्षी को आहार के रूप में मिल जाता है। अतः यद्यपि यह संबंध थोड़े समय के लिए है, लेकिन दोनों प्रजातियों को इसमें लाभ होता है। अतः यह म्यूचुअलिज्म का उदाहरण है। अगला उदाहरण है मगरमच्छ के मुंह में कभी कभी छोटे पक्षी पाए जाते हैं। मुंह खुला होता है, पक्षी उसके दांतों में से बचा हुआ भोजन निकाल देते हैं। इस प्रकार से यह दोनों जीव एक दूसरे की सहायता करते हैं। इस प्रकार से विकल्पी और अविकल्पी रूप से म्यूचुअलिज्म को समझाया जा सकता है। अगला संबंध जो है वह भी सहयोगी संबंध है, लेकिन इसे हम सहभोजिता के नाम से जानते हैं। इस संबंध में एक प्रजाति को लाभ होता है एवं दूसरों को हानि नहीं होती। इसका पहला उदाहरण है शार्क तथा चूषक मीन। शार्क एक बड़ी मछली है जिसके शरीर के ऊपर एक छोटी मछली, जिसे हम चूषक मीन एकिनस के नाम से जानते हैं, वह पाई जाती है। इसके चूषक की सहायता से ये शार्क मछली के शरीर से चिपक जाती है तथा जहां जहां शार्क मछली जाती है इकाइनस भी उसके साथ साथ जाती है। इसमें चूषक मीन को लाभ होता है क्योंकि बिना प्रयत्न किए ये समुद्र के बड़े क्षेत्र के अंदर घूम सकती है। शार्क के ऊपर चिपके होने के कारण इसको सुरक्षा भी प्रदान होती है और कुछ मात्रा में भोजन भी उपलब्ध हो जाता है। अतः इस संबंध के अंदर शार्क को कोई नुकसान नहीं हुआ और इकेनस को इसमें फायदा हुआ। एक प्रजाति लाभ में और दूसरी हानि में नहीं। दूसरा फायर्सफर नामक मछली होलोथुरिया समुद्री खीरे के गुदा में पाई जाती है। जैसे ही उसे कोई खतरा महसूस होता है, इसकी गुदा में छुप जाती है और आवश्यकता पड़ने पर बाहर निकल आती है। इस संबंध में फायर्सफर को लाभ होता है, जबकि समुद्री खीरे को कोई हानि नहीं होती। अतः यह भी सहभोजिता या कमेंसलिज्म रिलेशनशिप के अंतर्गत आता है। अब अगर दूसरा संबंध देखा जाए जो असहयोग या एंटागोनिज्म के रूप में है, इसके चार प्रकार हो सकते हैं। पहला है प्रतिजीविता। प्रतिजीविता में जीवधारी द्वारा उत्पन्न पदार्थ दूसरे प्राणी के लिए घातक होते हैं। अतः एक प्रजाति को लाभ नहीं, लेकिन दूसरे को हानि। असहयोगी संबंध हो गया है। उदाहरण के लिए कवक द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन, जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि बैक्टीरिया को नष्ट कर देती है। कवक द्वारा उत्पन्न एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को
नष्ट कर देती है, तो इसमें कवक को कोई लाभ नहीं है लेकिन बैक्टीरिया को हानि है। इसी प्रकार से माइक्रोसिस्टिस नामक शैवाल तालाबों में विषैला पदार्थ छोड़ते हैं जो कि मछलियों के लिए घातक होता है। माइक्रोसिस्टिस को इसमें कोई लाभ नहीं है, जबकि तालाब में विषैला पदार्थ छोड़ देने से मछलियों को इसमें नुकसान है। दूसरा उदाहरण है प्रिडेशन का। इसमें एक बड़ा शिकारी जंतु दूसरे जंतु के ऊपर हमला कर उसको खा जाता है। यह संबंध परभक्षण कहलाता है। इसमें परभक्षी को लाभ होता है जबकि दूसरे जंतु की मृत्यु हो जाती है, अतः उसे हानि होती है। तीसरा उदाहरण है परजीविता या पैरासाइटिज्म। इसके अंतर्गत एक जीवधारी किसी दूसरे बड़े जीवधारी पर स्थायी व अस्थायी रूप से भोजन के लिए निर्भर करता है। उदाहरण के लिए बाह्य परजीवी के रूप में मनुष्य के शरीर पर जूं पाई जा सकती है, खटमल हो सकते हैं और मच्छर हो सकते हैं, जो कि आवश्यकता पड़ने पर मनुष्य का रक्त चूसने कार्य करते हैं, अतः मनुष्य को नुकसान हुआ जबकि उनको लाभ हुआ। अंतः परजीवी संबंध के अंतर्गत वे परजीवी जो कि शरीर के अंदर पाए जाते हैं तथा बीमारी एवं हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं, जैसे मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला टेपवर्म या फीताकृमि, मलेरिया परजीवी, एंटमीबा अथवा एस्केरिस। ये सारे अंतः परजीवी शरीर के अंदर पाए जाते हैं तथा शरीर को किसी न किसी रूप में नुकसान पहुंचाते हैं। इस संबंध में एक प्रजाति को लाभ, पैरासाइट को लाभ और होस्ट को हानि होती है। चौथा संबंध है कंपटीशन। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष आक्रमण व प्रत्यक्ष शत्रुता दोनों ही सम्मिलित होते हैं। एक प्राणी अपनी खुद की जाति के सदस्यों से अथवा अन्य जातियों के सदस्यों से प्रतिस्पर्धा कर सकता है। समान आवश्यकता वाली प्रजातियों में स्पर्धा अधिक पाई जाती है। ऐसे जंतु जो कि घास के मैदान में पाए जाते हैं और एक ही प्रकार की घासों के ऊपर भोजन के लिए निर्भर करते हैं और वहीं पर रहते हैं, विभिन्न प्रजातियों के जंतु होते हुए भी इनमें आपस में स्पर्धा पाई जाती है। इसी प्रकार की स्पर्धा उनकी खुद की जाति के अंदर भी पाई जाती है, अतः यह कंपटीशन के अंतर्गत आती है। इस प्रकार से ये दो प्रकार के संबंध, सहयोग व असहयोग संबंध का वर्णन किया गया है। अब इसको अगर और थोड़ा सा समअप करने की कोशिश करें और कंडेंस करने की कोशिश करें और रिवाइज करने की कोशिश करें तो इसमें तीन संबंध तो सहयोगी संबंध के रूप में हो सकते हैं। बहुत सारी जातियां उदासीन संबंध रखती हैं। दो प्रजातियां एक घास के मैदान में रह रही हैं, एक किनारे पे दूसरे किनारे पर, आपस में कोई लेना देना नहीं, यद्यपि भोजन एक ही है, भोजन प्रचुरता में है, इसलिए कोई आपस में किसी प्रकार का संबंध भी नहीं है, लेकिन कोई हानि नहीं पहुंचा रहा है। दूसरा सहयोगकारिता, म्यूचुअलिज्म, जिसके अंदर दोनों प्रजातियों को लाभ होता है। तीसरा संबंध कमेंसलिज्म, जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरी प्रजाति को हानि होती, कोई नुकसान नहीं होता। कमेंसलिज्म के अंदर एक प्रजाति को लाभ जबकि दूसरी प्रजाति को हानि नहीं। तो यह संबंध हो गया उदासीन, जिसमें कोई एक दूसरे से सरोकार नहीं। दूसरा सहयोगकारिता, जिसके अंदर दोनों प्रजातियों को लाभ, और तीसरा सहभोजिता, जिसमें एक को लाभ जबकि दूसरे को हानि नहीं। असहयोगी संबंध को चार भागों में वर्णित किया गया है उदाहरण सहित पहले ही, जिसमें एंटीबायोसिस, जिसमें एक प्रजाति को हानि दूसरे को लाभ नहीं। दूसरा पैरासाइटिज्म, इसमें एक प्रजाति को लाभ दूसरे को हानि। तीसरा परभक्षण, एक प्रजाति को लाभ तथा दूसरे को हानि। और जबकि चौथी है कंपटीशन, जिसमें दोनों को हानि। असहयोगी संबंध में कम से कम एक प्रजाति को हानि होती है। पर्यावरण को विस्तृत रूप से समझने के लिए भौतिक, रासायनिक व जैविक कारकों में बांटा जा सकता है, जिसका विस्तृत वर्णन आगे आने वाली इकाइयों में किया जाएगा। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत प्रकाश, तापमान, मृदा, आर्द्रता और वर्षा आदि आते हैं। रासायनिक पर्यावरण के अंतर्गत जल, गैस, अम्ल, क्षार, अकार्बनिक व कार्बनिक घटक आते हैं। जैविक पर्यावरण के अंतर्गत बैक्टीरिया, वायरस,
शैवाल, कवक, घास, झाड़ियाँ, खेती की फसल, पेड़, कीट, कृमि, मछलियाँ, सांप, पक्षी व स्तनधारी आदि आते हैं। पर्यावरण के दायरे का जहाँ तक संबंध है, पर्यावरण का बहुत विशाल दायरा है। विभिन्न साइंसेस, विभिन्न विषय इसके अंतर्गत आते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। सबसे पहले सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी, कृषि विज्ञान की शाखा जो कि फसलों तथा मृदा प्रबंधन से संबंधित है, यह पर्यावरण का भाग है। दूसरा है जीव विज्ञान, जिसको जंतु व वनस्पति विज्ञान के रूप में, जंतुओं का अध्ययन और वनस्पतियों के अध्ययन के रूप में किया जाता है। तीसरा रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री। चौथा मौसम विज्ञान। पांचवा भूगर्भ विज्ञान या जो जियोलॉजी। छठा जल विज्ञान या हाइड्रोलॉजी, जल में पाए जाने वाले विभिन्न जैविक व अजैविक घटकों का अध्ययन जल विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अगला है अंतर्देशीय जल विज्ञान। इसमें समुद्र को छोड़ के जितने बाकी भाग के अंदर जो जलाशय हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, पोखर हैं, इन सब का अध्ययन जब किया जाता है तो वह लिम्नोलॉजी या अंतर्देशीय जल विज्ञान के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष विज्ञान, समुद्र विज्ञान या ओशिनोग्राफी, अभियांत्रिकी विज्ञान या इंजीनियरिंग, समाज विज्ञान व सोशोलॉजी, दवा और स्वास्थ्य विज्ञान अथवा मेडिसिन एंड ह्यूमन हेल्थ, जैव भूगोल बायोजियोग्राफी और जनसंख्या विज्ञान या डेमोग्राफी, वाणिज्य विज्ञान इकोनॉमिक्स और विश्व विज्ञान, ये सभी विज्ञान पर्यावरण के दायरे के अंतर्गत आते हैं और इनकी विभिन्न अध्ययन पर्यावरण के दायरे को और बढ़ा देता है। अब यदि अगला बिंदु लिया जाए तो पर्यावरण के अंदर पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र है वायुमंडल, दूसरा क्षेत्र है स्थलमंडल, तीसरा क्षेत्र जलमंडल और चौथा जैवमंडल। इन 4 क्षेत्रों के अंदर पर्यावरण को बांटा जा सकता है। सबसे पहले वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर पाया जाने वाला यह गैसीय आवरण है। ये गैसें परतों के रूप में पाई जाती है। वायुमंडल में 5 परत पाई जाती हैं। पहली है ट्रोपोस्फियर, दूसरी स्ट्रेप्टोस्फियर, तीसरी मीजोस्फियर, चौथी थर्मोस्फियर और पांचवी एक्सोस्फियर। पृथ्वी के ऊपर पाई जाने वाली ट्रोपोस्फियर पृथ्वी के सतह से लेकर 10 मील तक फैली होती है। इसका तापमान 62 डिग्री फ़ारेनहाइट से -60 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। इससे ऊपर की परत स्ट्रेप्टोस्फियर कहलाती है, जो कि 11 से लेकर 31 मील तक फैली रहती है। -60 डिग्री से टेम्परेचर, -60 डिग्री फ़ारेनहाइट से 5 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान इसमें पाया जाता है। मीजोस्फियर 32 से लेकर 85 मील तक के क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। थर्मोस्फियर 86 से लेकर 372 मील के क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें तापमान 932 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 3632 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पाया जाता है। यह वह क्षेत्र है जहां पर सैटेलाइट आदि स्थापित किए जाते हैं। और सबसे बाहर वाला जो क्षेत्र है वह लेयर जो है वो एक्सोस्फियर के नाम से जानी जाती है, जो कि 960 से लेकर 6200 मील के क्षेत्र तक फैली हुई है और इसमें तापमान 2700 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। इसके अंदर स्पेसशिप आदि भेजे जाते हैं। दूसरा है स्थलमंडल, पृथ्वी की बाह्य सतह जिस पर समस्त वनस्पतियां व जीवधारी निर्भर करते हैं, स्थलमंडल के अंतर्गत आता है। यह पृथ्वी का चट्टानी भाग है जिसमें 3 परतें पाई जाती हैं, क्रस्ट, मेंटल एवं कोर। स्थलमंडल की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर होती है, जो कि महाद्वीपों व महासागरों में भिन्न भिन्न होती है। इसमें 3
अंदर वाला भाग कोर कहलाता है। कोर दो भागों में बटा रहता है, एक तो इनर कोर और दूसरा आउटर कोर। इनर कोर की मोटाई 1270 और आउटर कोर की मोटाई जो है 2200 किलोमीटर होती है। इससे बाहर वाला क्षेत्र जो है मेसोस्फीयर कहलाता है, जो 2850 किलोमीटर थिक होता है, और सबसे बाहर वाला क्षेत्र जो है वह लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। इससे अगला है जलमंडल। यह जल का क्षेत्र है जिसमें नदी, तालाब, झीलें, पोखर, बेला संगम, समुद्र आदि आते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाला जल नमक की मात्रा के अनुसार 3 प्रकार से वर्णित किया जाता है। नंबर 1 खारा जल। यह समुद्री जल होता है जिसकी सांद्रता लगभग 35 ppt 35 प्रति हजार या 3.5% होती है। दूसरा जल स्वच्छ जल होता है जिसमें नमक की सांद्रता 5 ppt से कम होती है। और तीसरा जो है वो ब्रैकिश वाटर है, बेला संगम वाला क्षेत्र, जिसकी में नमक की सांद्रता 5 से लेकर 30 ppt तक होती है। भूमंडल पर जल की मात्रा 73%, स्थल पर 27% और पूरे जलमंडल में 97.3% होती है। 2.7% स्थल पर वर्षा के रूप में पाई जाती है। जलमंडल को अगर देखा जाए तो इसको 3 भागों में, जैसे अभी वर्णित किया, बांटा गया है। स्वच्छ जलों में, फिर दूसरा खारे जल में और तीसरा समुद्री जल में। स्वच्छ जल को फिर 2 भागों में बांटा गया है, बहता हुआ जल जिसे लोटिक वाटर कहते हैं और रुका हुआ जल जिसे लैंटिक वाटर कहते हैं। लैंटिक वाटर के अंदर तालाब, झील व पोखर आदि आते हैं। लोटिक वाटर के अंदर नदी व नहर आते हैं। खारा जल जो है यह बेला संगम वाले भाग में पाया जाता है जहाँ पर नदियाँ समुद्र से मिलती हैं और साथ साथ खारे पानी की झीलों के अंदर भी पाया जाता है। और समुद्री जल विश्व के सभी समुद्र इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में है जैवमंडल। इसके अंतर्गत समस्त जीवधारी, पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव आदि आते हैं। सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया, वायरस के रूप में, पादप हर्ब, शर्ब, वृक्ष, क्लाइंबर्स आदि के रूप में, जंतु अकशेरुकी जंतुओं के रूप में प्रोटोजोआ से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक, तथा कोर्डेटा के रूप में प्रोटोकोर्डेट से लेकर मैमल्स तक पाए जाते हैं। अतः सभी सूक्ष्म जीव, सभी पादप और सभी जंतु जैवमंडल के अंतर्गत आते हैं। निष्कर्ष: पर्यावरण एक बहुआयामी अवधारणा है, अतएव इसके अध्ययन के लिए विभिन्न प्राकृतिक विज्ञानों व सामाजिक विषयों की जानकारी होना आवश्यक है। पर्यावरण का घेरा घर परिवार से प्रारंभ होकर स्थानीय, प्राकृतिक, देशीय, विश्व एवं जैवमंडल तक विस्तृत है। भौगोलिक रूप से पर्यावरण का दायरा स्थानों के संसाधनों से जुड़ा हुआ है। संसाधनों के दुरुपयोग, संरक्षण व पुनर्नवीनीकरण पर पर्यावरण की सुरक्षा व स्वास्थ्य निर्भर करता है। जन कल्याण और स्थायी सतत विकास की ओर बढ़ने के लिए जीव पारिस्थितिकी व्यवस्था द्वारा पर्यावरण प्रबंधन आवश्यक कदम है। धन्यवाद।